हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के पर्यावरण शिक्षा वाले पेपर के अंतर्गत आज के समय में प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले खतरों के विषय में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हमने इसके ठीक पहले वाले वीडियो में हमने प्रदूषण के प्रकार बताए थे, जिसमें 7-8 प्रकार का हमने प्रदूषण बताया था। सबको सोचे एक ही में पढ़ा दे, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैंने सबको खंड खंड करके थोड़ा विस्तृत और व्यवस्थित ढंग से समझाने के दृष्टिकोण से मैंने इसको अलग अलग पार्ट में बनाने का हमने काम किया है। तो आज हम लोग जल प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले खतरों के विषय में अध्ययन करने का हम लोग प्रयास करेंगे। जल प्रदूषण क्या है? जल का जो मौलिक रूप है, जो उसका वास्तविक स्वरूप है, गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन, जो जल का वास्तविक स्वरूप है, उस स्वरूप में अगर किसी भी प्रकार से विकृतियां उत्पन्न होती हैं या उसकी गुणवत्ता में कमी आती है या उसके प्राकृतिक स्वरूप में किसी भी प्रकार का कमी होता है तो उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण के बारे में इसका अर्थ डिटेल में आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो जल प्रदूषण है, इस जब जल प्रदूषित हो जाता है, यानी जब जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात है उसमें अगर कमी आ जाती है या विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं तो जो जल प्रदूषण कहलाता है। वह जल प्रदूषण जब कमी होता है तो कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं उसको हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर हम देखें जल प्रदूषण, जब कोई जल प्रदूषित होता है तो उससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, अगर उसको देखें तो हैजा, टाइफाइड, डायरिया, पेचिस, यकृत, पोलियो, अतिसार, कीटनाशक दवाइयों अतिसार उत्पन्न होता है। उसी साथ कीटनाशक जो दवाइयाँ होती हैं जो हम लोग जल में मिला करके वनस्पतियों की सिंचाई उचाई इत्यादि में प्रयोग करते हैं, तो उन दवाइयों के वजह से जब हम वनस्पतियों से उत्पन्न फल और सब्जियों इत्यादि का जब सेवन करते हैं तो उससे भी क्या होते हैं, असाध्य रोग उत्पन्न होते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जल प्रदूषण जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मानव जीवन से संबंधित ये सब बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी। वास्तव में अगर हम देखें ध्यान से तो जिस तरह से हमारे शरीर में जल की मात्रा बहुत अधिक है, यदि हम प्रदूषित जल किसी भी प्रकार से अगर प्रयोग में लाते हैं, जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से अगर हम प्रयोग में लाते हैं तो निश्चित रूप से ये सब बीमारियां उत्पन्न होती हैं। दूसरा, अगर हम बात करें, अगर जल प्रदूषण बढ़ता है, चाहे वो नदी में बढ़े, चाहे समुद्र में बढ़े, चाहे तालाब में बढ़े, चाहे कुएं में बढ़े, या आपके घर में किसी कारण से अगर आपको जल प्रदूषित मिलता है तो उसमें जो भी जल में रहने वाले जो जलीय जीव हैं उनके भी जीवन पर इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। इसमें अगर हम देखें तो पारिस्थितिकीय तंत्र, जो पारिस्थितिकीय तंत्र में होता है कि शाकाहारी मांसाहारी खाता है, मांसाहारी का भोजन करता है, इस प्रकार से उत्पादक और उपभोक्ता, शाकाहारी मांसाहारी के बीच में जो कड़ी है, जो एक प्रकार का सर्कल बनता है, जिसको जो है पारिस्थितिकीय तंत्र के अंतर्गत जीवों की उत्पत्ति और विनाश होने वाला जो चक्र है उसमें भी विकृतियां उत्पन्न होती हैं, उसमें भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो जो पारिस्थितिकीय तंत्र से, यानी जीवों की उत्पत्ति और विनाश, उत्पादक और उपभोक्ता वर्ग की जो एक कड़ियाँ बनी हुई है उसमें भी क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है। क्योंकि वास्तव में जो पारिस्थितिकीय तंत्र के अंतर्गत जीवों का उत्पत्ति है वह जल के माध्यम से अधिक होती है, जल के माध्यम से क्या होती है, अधिक होती है। तो पारिस्थितिकीय तंत्र में भी समस्या उत्पन्न होती है। उसी तरह से मछलियां जो रहने वाली हैं जल में, जब जल प्रदूषित होता है तेल के कारण से या फिर अन्य रासायनिक कारण से या फिर उद्योग धंधे कल कारखाने से निकलने वाले प्रदूषित तेल के कारण से, तो ऐसी परिस्थिति में मछलियाँ भी मरने लगती हैं, यानी जलीय जीवों का जो है उसमें समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, उसके कारण से भी जलीय जीव मरने लगते हैं। खासतौर से मछलियाँ, जो छोटी मछलियाँ होती है, फिर उसके बाद बड़ी, इस प्रकार से जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मछलियों की जो है संख्या घटती जाती है। अगर एक सर्वे के अनुसार बताया जाता है लगभग 40 वर्षों में, पिछले 40 वर्षों से लेकर वर्तमान तक अगर हम कैलकुलेशन करें तो 40 वर्षों में समुद्री जीवों में लगभग 40% की कमी आ गई है। किस कारण से? जल प्रदूषण के कारण से। अगर जल प्रदूषण जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे जल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है
वह क्या होती है, घटती जाती है, जिससे संबंधित एक विकृत प्रकार के जलीय जीव उत्पन्न होते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए या उनका उपभोग करने पर मानव स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बड़े हानिकारक होते हैं। उसी तरह से एक DDT नाम की दवा होती है। जब इस दवा को जल में मिला करके हम जल में अगर मिल जाती है या किसी कारण से वनस्पतियों या इत्यादि के सुरक्षा हेतु किसी भी कारणों से ये जब जल में DDT नाम की दवा अगर मिल जाती है तो अगर वह जल पशु पी लेता है तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है या पशुओं में मृत्यु होने लगती है। यानी DDT नाम की जो दवा है ये भी बड़ी खतरे की दवा होती है, जो अगर जल में मिली हुई है, अगर उसको पशु ने पी लिया तो फिर जो है एक प्रकार से जल में मिलने के कारण से पशुओं की भी मृत्यु हो जाती है। तो दूसरे शब्दों में हम बात करें तो जलीय जीवों से संबंधित जो कुछ भी हम केमिकल चीज़ या दवाइयाँ इत्यादि जल में अगर मिलती है या मिलाई जाती है या फिर अपशिष्ट पदार्थों के रूप में जल में उसे बहा दिया जाता है तो एक प्रदूषित जल अन्य जलों को भी वो प्रदूषित करता चला जाता है, जिससे संबंधित जीव जंतु वनस्पति इत्यादि के लिए अनेक प्रकार की जो है जलीय जीवों के लिए भी अनेक प्रकार की बीमारियां या अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने का कारण बनती है। आगे हम बात करें, अगर हम वनस्पतियों की बात करें तो जैसे जैसे जल प्रदूषण बढ़ता जाता है तो जल में शैवाल, कवक ये सब की जो है मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। शैवाल, कवक जो है ये सब की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है और उसमें बहुत मानव जीवन, पशुओं के जीवन या जल से संबंधित जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए उसमें खतरनाक बैक्टीरिया भी पैदा हो जाते हैं। यानी बैक्टीरिया में भी क्या होती है, वृद्धि होने लगती है। और दूसरी बात, अगर इस प्रदूषित जल से सिंचाई कर दिया जाए पेड़ पौधों में या वनस्पतियों में या कृषि के क्षेत्र में, तो जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी बाधा उत्पन्न होती है। ये जान लीजिए, शुद्ध जल, शुद्ध वायु, शुद्ध भोजन, ये सब सभी जीव जंतु वनस्पतियों के लिए आवश्यक है। जितना ही जो प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया बाधा उत्पन्न होती है, जिसमें वनस्पतियाँ जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है अपने भोजन बनाने का कार्य करती हैं, जिसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं और ऑक्सीजन को छोड़ती हैं। जब ऑलरेडी ऑक्सीजन की कमी प्रदूषित जल होने के कारण से अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम रहेगी तो यह क्रिया पेड़ पौधों में बहुत समस्या उत्पन्न होने लगती है। पेड़ पौधों में यह क्रिया आसानी से नहीं हो पाती है, जिसके कारण से वनस्पतियाँ भी छोटी होने लगने तो उसका वास्तविक स्वरूप विकृत होने लगता है। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न होती है प्रदूषित जल के कारण से। उसी तरह से कुछ अन्य अगर खतरों को देखें तो ये जो है प्रदूषित जल, जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं जल में मिला के जो दी जाती है, सिंचाई की जाती हैं, तो उनके वजह से जो मिट्टियों में जो केमिकल जाता है, रसायन जाता है, खाद जाता है, जिसके कारण से मिट्टी की उर्वरा शक्ति यानी उपज करने की शक्ति भी क्या होती है, घटती चली जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 97% जल समुद्र में है पूरे पृथ्वी का। 3% जल है। 3% जल में भी जो पृथ्वी पर 3% जल पाया जाता है उसमें भी सभी जगह के जल पीने योग्य नहीं है या सभी स्तर के जल पीने योग्य के नहीं है। अगर जल प्रदूषण बढ़ने लगता है तो जहाँ पर कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, वहाँ पर क्या होता है, पेयजल भी मिलने में समस्या उत्पन्न होती है। यानी पेयजल की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर हम बात करें ये जो पेयजल की जब समस्या उत्पन्न होती है तो फिर मानव जीवन, थोड़ा भी प्राकृतिक परिवर्तन होता है या मौसमी परिवर्तन होता है तो मानव जीवन में बड़ा उथल पुथल होता है। एक प्रकार से हम बात करें तो जीवन को बनाए रखने की भी बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो एक प्रकार से अगर देखें तो प्राकृतिक आपदाओं के समय में, सूखा इत्यादि के समय में अगर देखा जाए तो यह प्रदूषित जल पेयजल की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर देता है। आगे हम बात करें, जैसे जो जल है, अगर जल प्रदूषण से मल मूत्र इत्यादि खुले में अगर वो गंदे जल बहा दिए गए या बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियों से निकलने वाले या अन्य चीज़ों से निकलने वाले जो प्रदूषित जल है या अपशिष्ट पदार्थ है जिसको हम लोग जल में बहा देते हैं, तो वह जब तक पूरी तरह से अपघटित नहीं हो जाता, विघटित नहीं हो जाता, तब तक वह वायु प्रदूषण का भी आधार बन जाता है। तो वह जल प्रदूषण वायु प्रदूषण का भी बहुत बड़ा आधार बन जाता है। तो जल प्रदूषण के कारण से वायु प्रदूषण में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगती है। और अगर हम बात करें
अन्य बीमारियां या खतरे की बात करें तो जल प्रदूषण जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो है त्वचा संबंधी भी बीमारियां बढ़ती जाती है, जिसमें फोड़ा, फुंसी, खसरा इत्यादि जो है बीमारियां क्या होती हैं, जल प्रदूषण के कारण से भी बढ़ती हैं। तो कुल मिला के हमने आपको ये बताया कि आज के समय में जो प्रदूषण के कारण से जो उत्पन्न खतरे हैं उसमें जल प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले कौन कौन से खतरे हैं उससे मैंने आपको अवगत कराने का प्रयास किया है। वास्तव में जल ही जीवन इसीलिए कहा जाता है कि जल सिर्फ एक प्रकार से पेय पदार्थ ही नहीं, एक प्रकार से भोजन भी है। उसमें अनेक प्रकार के पोषक तत्व या यौगिक तत्व उसमें विद्यमान होते हैं जो व्यक्ति को क्या करते हैं, एक प्रकार से जल ग्रहण करने के बाद एक संतुष्टि या शांति या भोजन का भी वो कार्य करते हैं। तो जब इनके मौलिकता में कमी आती है तो अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। बीएड के स्तर से जितना मैंने महत्वपूर्ण समझा उतना मैंने आपको समझाने का बताने का प्रयास किया है। आगे की वीडियो में ये बताएंगे कि जल प्रदूषण को रोका कैसे जाए, जो उत्पन्न खतरा है इसमें हम व्यक्तिगत रूप से, सार्वजनिक रूप से कौन कौन सी गतिविधियाँ अपनाएं कि हम जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकें और व्यक्तिगत जीवन की उपयोगिता के साथ प्राकृतिक संतुलन बनाने के हेतु हम अपना व्यक्तिगत और सार्वजनिक रूप से कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।